व्हाट इज नेचुरोपैथी? बॉडी हैज द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग। मुझे आज तक की किसी बीमारी का शिकार नहीं। हमें शुगर से क्यों आराम नहीं मिल पाता, हार्ट ब्लॉक कैसे आता। आपने झाड़ू ले लिया, सवेरे साफ करने शुरू किया, एक मेहमान आ गया तो क्या करेंगे आप? सवेरे आंख खुलने पर एक मेहमान, मेरे कॉफी तंदू बिस्किट्स, इसे आराम मिल पाया। इडली डोसा फुल्का, फोकस ऑन द स्टमक, ये खत्म हो गया। हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेचुरोपैथी? गांधी जी। हमें चाहिए और भी आजादी, बीमारियों से, दवाइयों से। भी हस्बी बिन आदम लुकैमाकुन युकिमन सुल्बहु। हमारे स्पाइन सीधा रहने के लिए कितना खाना चाहिए उतना बस इंसान। हु शुड बी आवर रोल मॉडल? प्रॉफिट। सिकंदराबाद और हैदराबाद 10 किलोमीटर का फर्क है। सिकंदराबाद में 10 बजे के बाद सारे घर बंद, न रोशनी। हैदराबाद में फजर तक कदम कदम पर शादी महल, हर शादी महल के बीच में एक हॉस्पिटल। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, किस तरह का उनका डेली रूटीन होना चाहिए? आमतौर पे डॉक्टर हजरात चीनी खाने से मना करते हैं, शुगर। तो आप गन्ना खाइए, सॉइल प्रोड्यूस्ड है। तो शुगर तो गन्ने से ही बनता है। हमारे बॉडी में सिर्फ एक बीमारी है, खुदा एक है, आप भी एक है, आपके रूह भी एक है, आपकी बीमारी भी एक है, इसकी इलाज भी एक है, शिफा भी एक है। So human has to follow the animals. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को आप डिटेल में बताएं कि व्हाट इज नेचुरोपैथी, कि नेचुरोपैथी क्या है, और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि नेचुरोपैथी की हिस्ट्री क्या रही है, इसका क्या बैकग्राउंड है। प्लीज सुनिए, नेचुरोपैथी जो है, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस। हम समझते हैं एलोपैथी इज द मॉडर्न मेडिकल साइंस, क्या, मगर व्हाट वी से दिस इज मोस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस। जैसा कि दवाई के बगैर आराम मिल पाएंगे, अच्छा, दवाई से ट्रीटमेंट करना, ये साइंस अमेरिकन साइंसदानों ने आगे रखा है। अच्छा, सो दैट इज व्हाई वी से दिस इज अ वेस्टर्न ट्रीटमेंट। ओके, आफ्टर देन it spread all over the European countries. At that time, Gandhiji was practicing as a barrister in South Africa. yeah, He got the book written by a naturopath named Back to Nature. अच्छा, Back okay. to Nature. So after reading this book, वो अपने लाइफ में चेंजेस कर दिया, खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, सब कुछ। तो उनको इसका फर्क पड़ा बॉडी में, उनको भी चंद हेल्थ इश्यूज थे। तो वो सीखने लगे, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में, अपने बस्ती में, साउथ अफ्रीका में इसको फैलाने लगा। अच्छा, आखिरकार क्या हुआ, 1915 में गांधी जी केम बैक टू इंडिया टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। वो उस वक्त कैसे आए थे सुनिए, एक नेचुरोपैथ के कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, किसी को भी ट्रीटमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, इसी डिसीजन लेके वो आया था। और बम्बई में उन्होंने सबसे पहला नेचुरोपैथिक क्लिनिक स्टार्ट किया। वो इसका नाम है साबरमती आश्रम। ओके ओके, साबरमती आश्रम। हाँ हाँ। बेसिकली ये बात कहीं नहीं सिखाई जाती। सो इट मीन्स गांधी जी हैज स्टार्टेड naturopathy in India. In India. That is why we say, who is the father of Indian naturopathy? Gandhiji. Gandhiji is the father of Indian naturopathy. Oh, really nice to come to know. Nobody knows these things. Yeah, I wasn't knowing even. Then what happened? वहाँ पे पॉलिटिकल सेंटर बन गया, तो वो उनके बाजू कुछ दूर पे एक और जगह है, उरुली कंजन। वहाँ पे वो बॉर्डर में है, गुजरात और महाराष्ट्र की। अच्छा, वहाँ पे ये हॉस्पिटल वहाँ एस्टेब्लिश किया, जो आज भी है। अराउंड 200 बेडेड हॉस्पिटल है, इंडिया के बेहतरीन हॉस्पिटल है वो। अच्छा, और पूरे हॉस्पिटल में विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है, विदाउट एनी मेडिसिन। ओके। और आजादी के हिंदुस्तानियों को उन्होंने ये सिखाया। उस वक्त तक हिंदुस्तानी लोग कोई भी नहीं जानते थे नेचुरोपैथी क्या चीज है। और जब आजादी मिल गई, द सेकेंड डे और द सेकेंड वीक, इनका एक अखबार था यंग इंडिया। ओके। इसमें उनका, गांधी जी का एक स्टेटमेंट आ गया, अंग्रेजों से आजादी मिलने से क्या फायदा, हमें चाहिए और भी आजादी, बीमारियों से, दवाइयों से, खासकर डॉक्टरों से भी आजादी चाहिए, तो ही मुकम्मल आजादी मिल जाएगी। ओके। लोग पूछने लगे ये क्या बता रहे हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया, हिंदुस्तानियों को सिखाया ये नेचुरोपैथी क्या है।
उसके साथ साथ एक और बात समझना चाहिए कि गांधी जी एक पक्का हिंदू मजहब को फॉलो करने वाले थे, सही, सच्चा हिंदू भरोसा विश्वासी थे। करेक्ट। उन्होंने इस साइंस को उसके पढ़ने के बाद समझ में आ गया, हिंदू वेदों में जो कुछ बताया गया है, उनके रिचुअल्स जो है वो सब नेचुरोपैथी से जोड़ता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसमें उसमें फास्टिंग है, हिंदू वेदों में फास्टिंग है, उसमें मिट्टी का ट्रीटमेंट है। इधर मिट्टी से कुछ पूजा करते हैं लोग, नंगे पैर चलो बेयर फुट पैदल चलो बताते हैं वो लोग। इधर भी टेम्पलों में मस्जिदों में कहीं जूता पहन के प्रेयर न करना है। तो इसके कुछ ये है, पंचभूता रिलेटेड है। पंचभूता मीन्स 5 एलिमेंट्स, यू नो। या इस 5 एलिमेंट से दुनिया बनाई गई है, 5 एलिमेंट से इंसान बनाई गई है, 5 एलिमेंट से सारे जानदार बनाई गई है। ओके। तो अगर जो है सर आप जो है हमारे ऑडियंस को एक सेंटेंस में नेचुरोपैथ को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? व्हाट इज नेचुरोपैथ, अगर एक सेंटेंस? वो हम बताता हूँ। देखिए, नेचुरोपैथी या नेचुरल हीलिंग, नेचुरोपैथी कुछ अलग रहेगा बेसिकली। नेचुरल हीलिंग, देखिए इधर एक होल डालो, बाली न डालो, दवाई भी न रखो, क्या होता? बंद हो जाएगा। किसने बंद किया? ऑटोमेटिकली मीन्स बॉडी हैज द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग। ओके। सो इससे क्या मतलब है? बॉडी के अंदर एक डिवाइन ताकत है, खुदाई ताकत है, करेक्ट, प्राण शक्ति है, यह खुदाई है। तो खुदा ने क्या किया है, क्रिएटर ने क्या किया है, इसके अंदर हर जानदार के अंदर एक डॉक्टर को बना के रखा है। करेक्ट। इसके अंदर दवाइयां भी हैं, इसके अंदर सर्जन्स भी हैं, इसके अंदर लेबोरेटरीज भी हैं। नहीं तो वो खुदा नहीं माना जाता। सही, एग्जैक्टली। हाँ, तो बॉडी कैन हील इटसेल्फ। आपकी हड्डी इधर टूट गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसे रखे तो इधर वेल्डिंग किया जाएगा। आपको सीधा करना है तो ऐसा करके प्लास्टर डालना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो वेल्डिंग किया जाएगा, फिनिशिंग किया जाएगा, ये सब बॉडी करता है। आपके वाटर टैप में एक ब्लेड में कट करो, ब्लेड से, तो पूरा वाटर टैंक का पानी इधर आ जाएगा। बिल्कुल। उसी ब्लेड से इधर थोड़ा कट करो, 5 लीटर ब्लड बाहर आएगा? कभी नहीं आता। नहीं। किसने पकड़ के रखा? डिवाइन पावर। बॉडी कैन हील इटसेल्फ। करेक्ट। It can grow, it can flourish, it knows well what should be done. तो उधर दवाई का क्या फायदा, दवाई क्या काम कर सकता है? ओके, करेक्ट। ओके, तो सर मेरे ख्याल से नेचुरोपैथी से आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस, नेचुरोपैथी से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मालूमात नहीं, इस वजह से टर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाए सो प्लीज़ पार्डन मी। ओके, तो सर हम एज अ नेचुरोपैथ, आपके पास इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 1989 से आप इस फील्ड में हैं। सो कितने साल हो गए? 11 and 24, more than 35 years। more than 35 years। तो एज अ more than 35 years आपका एक्सपीरियंस, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आपसे हम जैसा शख्स सवाल करे कि नेचुरोपैथी के एतबार से एक इंसान की डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ये सवाल हम इस वजह से पूछ रहे हैं कि आज के ज़माने में जब से सोशल मीडिया आया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मोबाइल आया है, लोगों का डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। इस वजह से हम चाहते हैं कि एज ए नेचुरोपैथ, एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस डॉक्टर, आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि हमारा डेली का शेड्यूल या डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ये अच्छा सवाल है, इसका जवाब मुझसे ही शुरू करूं? जी प्लीज़। मेरा एज तो 72 है। माशाल्लाह। मुझे आज तक किसी बीमारी का शिकार नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। न दवाइयाँ, न वैक्सीनेशंस, न बीमारियाँ, न लैब टेस्ट, नथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज माय बीपी लेवल, आई डोंट नो व्हाट इज माय कोलेस्ट्रॉल लेवल, आई डोंट नो व्हाट इज माय शुगर लेवल। आई डिडंट टेक एनी टेस्ट कहीं से भी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं आती। बॉडी में इसका सिम्टम होता रहेगा। तो सिम्टम नहीं तो फिर क्यों? सही, नंबर 1। नंबर 2, मैं जहां तक मैं जानता हूं, मुझे क्यों ऐसा एक सिचुएशन, मैं ये 89 ऑनवर्ड्स आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड नो। उस 89 ऑनवर्ड्स आई एम ईटिंग ऑलवेज 2 टाइम्स ए डे। ओके, नाश्ता भी पका हुआ खाएंगे, लंच भी एज यूजुअल खाएंगे, रात में हमेशा फ्रूट्स। अच्छा, मतलब ब्रेकफास्ट पका हुआ,
लंच भी लंच भी पका हुआ, रात में फ्रूट्स और सैलड रात में कोई खाना नहीं, ना, सिर्फ ना। फ्रूट। सिर्फ फ्रूट्स और जूसेस नहीं और खाली अच्छा। पेट भी सो जाएंगे। ओके। इसका मत क्यों ये बताता हूँ, इसके साथ साथ मैं मंडे थर्सडे रोजा, अच्छा, माशाल्लाह, ये तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है, जी। ये हमारे साइंसदान भी कहते हैं हम्म। वीकली वंस और ट्वाइस रोजा रखो। तो मेरा रोजा कैसे रहेगा, स्टार्टिंग विथ फ्रूट्स ओके, सहरी, सहरी फ्रूट के साथ, एंडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर सनसेट, मगरिब और इशा के दरमियान खत्म। अच्छा, ओके। ये कंटिन्यूसली मैं कर रहा हूँ। ओके, एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि जब रोजा नहीं रखते हैं तो ब्रेकफास्ट पका हुआ खाना, लंच पका हुआ खाना और डिनर जो होता है वो फ्रूट्स और सैलड्स। ओके। और आप 2 डेज वीक में रोजा रखते वीक में हैं, रोजा। मंडे एंड थर्सडे, जो इस्लाम में भी है। या। तो जब रोजा रखते हैं तो सहरी में यानी अर्ली मॉर्निंग, जो लोग रोजे का कॉन्सेप्ट नहीं जानते उनके लिए अर्ली मॉर्निंग फ्रूट, और फिर इफ्तार यानी पका आफ्टर मगरिब जब इफ्तार करते हैं तो पका हुआ। पका हो। ओके, गुड। तो दैट वाज द सिस्टम ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो। या खजूर और पानी से जी। ये सहरी शुरू करते थे। हाँ। हम्म। ये मंडे थर्सडे फास्टिंग नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, हिंदू वेदों में मंडे थर्सडे फास्टिंग है, क्रिश्चियंस को मंडे थर्सडे फास्टिंग है, जूइश को भी मंडे थर्सडे फास्टिंग है। अच्छा। हाँ, और फुल मून न्यू मून फास्टिंग भी है सारे मजहब में। दिस क्लासिकल मजहब्स आर रिलीजियंस आर डिवाइन होली बुक्स। में थोड़ा फर्क हो गया होगा वो अलग बात, जो भी हो वो डिवाइन। जी जी, तो बिल्कुल। गांधी जी हमेशा इसको हिंदू वेदों से जोड़ने की कोशिश की, अमेरिकन यूरोपियन प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट या उनके बाइबल से जोड़ने की कोशिश की, मगर हमने नहीं देखा है आज तक कि मुसलमान उलमाओं में कोई या अपने मजहब से इसको जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि शायद वो लोग नेचुरोपैथी क्या है नहीं समझने वाले। हाँ, मे बी रीजन। एनी हाउ दिस इज द रीजन, दिस इज आई एम डूइंग, दिस आई एम डूइंग। Maybe that is why I didn't have any concern of the diseases. सर, मैं ऑब्जर्व कर रहा था जब हम लोग, मतलब हम तो सोच रहे थे आप इतना लंबा सफर करके आए केरला से लखनऊ, हम तो जब आते थे बैंगलोर से लखनऊ आते थे तब थक जाते थे, फिर जब हम लोग नमाज के लिए निकले तो आप मुझसे ज्यादा एक्टिव आप दिख रहे थे माशाल्लाह। लिटरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व दैट। मेरे फैमिली में भी वही है। ओके। मेरे फैमिली वाइफ मेरे साथ मेरे पास आने के बाद न दवाइयाँ न ट्रीटमेंट नथिंग। मेरे बच्चों में भी वही है, मेरे पोतों में भी वही है, न वैक्सीनेशन नहीं देंगे हम। बीमारी तो नॉर्मली आते रहेंगे बच्चों को, ये फीवर बुखार ऐसे सर्दी ये सब होता रहेगा, हम कहीं नहीं दिखाएंगे। अच्छा, बच्चों को जो मतलब अर्ली एज में जो है वैक्सीन दिए जाते हैं वो भी नहीं लगा? वो नहीं लगाएंगे, इस बारे में मैं लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ठीक है। हमारे व्यूवर्स का एक सवाल ये आएगा, तो बॉडी में ऐसा एक डॉक्टर है तो हमें शुगर से क्यों आराम नहीं मिल पाता, हार्ट ब्लॉक कैसे आता है, यूट्रस में गांठ कैसे निकल आता है, जोड़ों में दर्द क्यों? डॉक्टर अंदर है तो ये हमेशा साफ करके आराम कर देना चाहिए ना। सही, बिल्कुल। इधर तो आराम कर दिया भी है, हाँ, हील हो जाती है। हाँ, तो ये सवाल आता है। हाँ। इसका जवाब क्या है, इधर तो ये आसानी है, इधर हीलिंग देना, एक छोटा सुराख है ना, मगर हार्ट ब्लॉकेज को निकलना वो तो बड़ी ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा। पैंक्रियास वीक हो गया तो उसको एक्टिवेशन में लाने के लिए और ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो उधर क्या करना चाहिए, क्यों नहीं आराम मिल पाते हमारे बॉडी को? बॉडी के इस वाइटल पावर जो है ना, कुदरती प्राण शक्ति जो है ना, जी। इसके 2 ड्यूटी है। नंबर 1 मैंने बताया, आराम 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 देते रहना, ऑलवेज फोकसिंग ऑन द हेल्थ, ओके, not on this diseases. Body always focusing on the health. On the health. Okay, good. तो इसके साथ साथ दूसरा ड्यूटी क्या है, बाहर से आने वाले ग़िज़ाओं को हजम करना, हयातीन अब्जॉर्ब करना, वेस्ट को बाहर निकालना, ये 2 ड्यूटी है। तो पहला ड्यूटी जो करता ही रहेगा, आराम 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 आराम, मगर दूसरा जो ड्यूटी है बाहर से आने वाले चीजों को हजम करना, ये उस वक्त ही करना पड़ता है जब हम डालते रहेंगे, नहीं तो उसको काम नहीं। समझे? जी। तो बात क्या हुई सुनिए, आपने झाड़ू ले लिया, सवेरे साफ करने शुरू किया, एक मेहमान आ गया तो क्या करेंगे आप? झाड़ू छोड़ के मेहमानों के पीछे वो चले गए, फिर भी झाड़ू ले लिया, दूसरा मेहमान आ गया, पूरे दिन मेहमानों के आने से आपको सफाई का काम अधूरा पड़ेगा। वही होता है बॉडी में, सवेरे आंख खुलने पर एक मेहमान, बेड कॉफी, चंद बिस्किट्स। जी।
तो बॉडी के वाइटल पावर पेट में, इसके पीछे इसको हजम करना, ये सब हाँ हाँ इसे आराम मिल पाया। इडली डोसा, फुल्का और जो चपाती ये आता रहता है, हाँ, तो फिर भी वाइटल पावर का काम, फोकस ऑन द स्टमक, ये खत्म हो गया। दोपहर में आ गया, कुछ बकरी के साथ मेहमान लोग, मुर्गी के साथ, मच्छी के साथ मेहमान लोग, करेक्ट। फिर भी पेट में। शाम में वही, रात भर अगर मुसलमान है तो रात भर खाते रहना है। मुसलमान है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या हुआ, 24 घंटा मेहमानों के पीछे पड़ने से इसको कहाँ कहाँ वाइटल पावर को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वहां जाके हार्ट ब्लॉकेज को निकालने का, पथरी को पाउडर बनाने का, गांड को सॉफ्ट करने का, पैंक्रियास को एक्टिवेशन में लाने का मौका नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पूरा घर कचरा फैल गया मेहमानों के आने से, आखिरकार दरवाजा बंद करना पड़ेगा, लेकिन नोटिस चिपकाना पड़ेगा, विजिटर्स आर नॉट अलाउड, या होटल्स में लगा देते हैं। तो इसी तरह तो इधर भी वही करना पड़ेगा। हमारे बॉडी के अंदर हमेशा मेहमानों के आने को बंद करिए, रात में सूरज के डूबने के बाद इधर दरवाजा बंद करिए, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। या तो क्या होता, कल सुबह तक 12 घंटा मिनिमम इधर कचरा साफ करने का काम शुरू होता है बॉडी। दैट इज द रीजन आवर साइंटिस्ट से, हमारे साइंसदान कहते हैं एक इंसान एक दिन में 1 मरतबा पका हुआ, 2 मरतबा फ्रूट्स या सलाड्स अनकुक्ड, ओके 1 टाइम कुक्ड, 2 टाइम अनकुक्ड। तो क्या होता है, 2 टाइम अनकुक्ड है ना, अनकुक्ड को डाइजेस्ट करने के लिए 2 घंटा, ओके, कुक्ड को डाइजेस्ट करने के लिए 5 घंटा। अच्छा, तो सवेरे 2 घंटा, दोपहर में 5 घंटा, 7 हो गया। रात में फ्रूट्स या सलाड्स +2, 9 आवर्स, तो टोटल 9 आवर्स टू डाइजेस्ट। ओके, तो 15 घंटा बाकी पड़ा हुआ है खाली पेट। इस 15 घंटे में हजम का काम नहीं, तो बॉडी क्या करेगा, जितने उस दिन में जितनी बीमारियां, जितने कचरे फैल गए हैं, पड़ गए हैं बॉडी में, उसको पूरा निकालेगा। अच्छा, समझे जी जी जी। तो उसके साथ साथ हफ्ते में 1 डे 24 आवर्स पानी 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 पी के रहना बताते हैं वो लोग। तो क्या हुआ, पिछले हफ्ते में जितने वेस्ट डिपॉजिटेड है वो भी निकल जाएगा। उधर हम रिलीजन पर नजर डालिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं एक दिन में 1 मरतबा पका हुआ। प्रॉफिट के एक हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा क़ालत इज़ा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा शबिया मिन खुब्ज़िन व ज़ैतिन फी यौमिन वाहिदिन मर्रतैन, एक दिन में 2 मरतबा पका हुआ नहीं खाते थे मरते दम तक। हु शुड बी आवर रोल मॉडल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 63 साल की उम्र तक न बीमारियां हैं न दवाइयां हैं, डॉक्टरों को भी घर भेज दिया है उन्होंने। मुक़व्क़िस राजा की तरफ से एक डॉक्टर आया था, उनसे कहा इधर हमारी कौम में आपकी जरूरत नहीं आती, आप वापस जा सकते हैं। सही जी, क्योंकि हम एक ही मर्तबा खाना खाएंगे। हुजूर ने ये फरमाया था उस वक्त, हम वो कौम है जो जब तक भूख से हम बेताब न हो जाएंगे खाना नहीं खाएंगे, और जब खाते हैं तो भी पेट भर नहीं खा, भूख कभी बाकी रहेगी, हम हाथ रोक ले, ये हमारा सिस्टम है। और हम मंडे थर्सडे रोजा रखेंगे, फुल मून न्यू मून में ना, फुल मून में 13-14 जिसे बोलते हैं 3 रोजा रखेंगे, ऐसे बताते थे। तो अभी हम रोजे के टॉपिक पे भी हम आ रहे हैं, एक सवाल हमने जो है लिख रखा है जी। तो साइंस में हमारे साइंसदान यही बताते हैं, एक दिन में 1 मरतबा खाओ, 2 टाइम फ्रूट्स या कुछ जूसेस पानी में रहो। ये हिंदू वेदों में वही है, वही गांधी जी ने वही प्रैक्टिस किया था। हाँ, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, अंग्रेजों के खिलाफ फास्टिंग से जी लड़ाई जी। असल में वो उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाने के वास्ते वो करते थे, मगर अंग्रेज लोग डरते थे वो मर जाएंगे क्या। हाँ, तो दोनों मंशा है इनका। तो वही है फास्टिंग का, बॉडी को एज पर प्रॉफिट की बॉडी बिहस्बी बिन आदम लुक़ैमातुन युक़िमन सुल्बहु, हमारे स्पाइन सीधा रहने के लिए कितना खाना चाहिए उतना बस इंसान को। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बाद में क्या हुआ, मेरे समझ में ये आया कि इसके पढ़ने के बाद
एक मोमिन कभी बीमार में मुब्तला न हो जाए। That is the teaching of and examples, experience of all of the prophets. We never see except Ayyub alayhi salam. That is another reason, you know. तो वो लोग ऐसे खाते थे। ओके अच्छा सर, अभी एक सवाल और है, क्योंकि अभी आजकल लोगों का जो स्लीप सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब है, आप उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि लोग जो है 1 बजे रात तक घूम रहे हैं। अगर हमारे यहाँ बात करें तो नखास में चौक पे 1 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे ऑफिस छूटने के टाइम में बड़ी सिटीज में ट्रैफिक जाम हो जाता है, सही। वो वैसा हमारे यहाँ लगता है। आप एक बार बात कर रहे थे, हमको याद है, फोन पे बात हो रही थी, तो आपने एग्जांपल दिया था सिकंदराबाद और हैदराबाद। यस। हम चाहते हैं कि आप स्लीपिंग सिस्टम या जो खाने के बारे में तो आपने बहुत बात की, जंक फूड, स्ट्रीट फूड के बारे में भी आपने इशारा किया, लेकिन स्लीप सिस्टम जो है लोगों का बहुत गड़बड़ है, उसके बारे में देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए वर्ल्ड हैज ए क्लॉक, वर्ल्ड हैज ए क्लॉक, दैट इज सूरज। तो हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है कंसिडरिंग द वर्ल्ड क्लॉक, तो हम करना सारे जानदार करना क्या है, सूरज के निकलने पर उनके साथ निकलना है, सूरज के डूबने पर जाके सोना है। सो ह्यूमन हैज टू फॉलो द एनिमल्स। हाँ ऐसा चाहिए। क्योंकि आप देखिए सूरज के निकलने पर हमारा फ्रेश रहेंगे हम, बीपी शुगर सब कुछ सब नॉर्मल रहेगा। सूरज के डूबने के बाद जाके चेकअप करिए। देखिए 2 एग्जाम्पल्स। नंबर 1 कुचली, ये डे टाइम में बहुत कम रहेंगे, सूरज के डूबने के बाद ये बढ़ता। सही, क्योंकि सूरज के ट्रीटिंग गायब हो गया, सूरज गायब हो गया तो ट्रीटिंग का आला निकल गया। तो ऐसे लोग क्या करना, ज्यादा धूप में रहना चाहिए डे टाइम में, तो रात में कुचली नहीं आती। सेकंड एग्जाम्पल हमारे आस्थमा पेशेंट, आस्थमा पेशेंट को डे टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सूरज के डूबने के फौरन बाद सांस की रुकावट आती है, क्योंकि ट्रीटमेंट का ये टूल निकल गया। तो ऐसे लोगों को ज्यादा धूप में बिठाना है। और ये जो भी इबादत है हिंदुओं का, ज्यूइश का, मुस्लिम का, सब सूरज के डूबने के साथ खत्म, सूरज के निकलने के साथ शुरू होता है। हमारे इशा नमाज में इशा के अजान से लास्ट रेड कलर शफकुल अहमर, तो सूरज के प्रेजेंस है थोड़ा वहाँ पे। जी। और परफेक्ट ये बताते हैं सूरज के डूबने के मगरिब और इशा के दरमियान आपका डिनर होना है, और लास्ट समीरा बैदल इशा के बाद कुछ बात न करो, सीधा जाके लेट जाओ, सो जाओ। तो हार्ट का प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन, सारे ऑर्गन को रेस्ट मिलना है। ये रेस्ट नहीं तो तंदुरुस्ती नहीं। स्लीपिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मगर आजकल बड़ी अफसोस की बात है, मुसलमान जिधर भी हो रात में जागते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, तो जागते भी नहीं, रात में खाते भी रहते हैं। एंटी नेचुरल, एंटी गॉड, तो फिर कैसे खुदा हमें बचाएंगे? दैट इज जो हमेशा मैं ये एग्जाम्पल बताता हूँ, इधर लखनऊ में कैसे मैं नहीं जानता, सिकंदराबाद और हैदराबाद, एक बार 10 किलोमीटर का फर्क है। सिकंदराबाद में 90% हिंदू, 10% मुस्लिम, हैदराबाद में 90% मुस्लिम, 10% हिंदू, अपोजिट। मगर आप सिकंदराबाद में जाके देखिए 10 बजे के बाद सारे घर बंद, नो रोशनी, नो दुकानें। मगर हैदराबाद में फजर तक खुलता रहेगा। आपको बकरी के फ्रेश गोश्त चाहिए, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे मिलेंगे वहाँ। और कदम कदम पर शादी महल, हर शादी महल के बीच में एक हॉस्पिटल हैदराबाद में। वो अब जाके देखना है, ताज्जुब हो जाएगा। लोगों को जानकारी मालूमात नहीं तो क्या कर सकते। तो ये तो आपने बताया कि हैदराबाद में 90% मुस्लिम और 10% हिंदूज, और उसके 10 किलोमीटर की दूरी पे सिकंदराबाद, वहाँ वाइस वर्सा, उल्टा। हाँ, कि उधर बीमार लोग बहुत कम है। हाँ, तो वही हमारा क्वेश्चन था कि अभी जो डिजीज का रेशो क्या है दोनों में, अगर आपने इस पे स्टडी की है। बीमार बहुत कम है और हॉस्पिटल भी बहुत कम है। सिकंदराबाद में सिकंदराबाद वालों को अगर ट्रीटमेंट करना है तो वो हैदराबाद आ जाएंगे। और शादी महल, डे टाइम में शादी वादी, ये सब शादी का ये सब हिंदुओं का होता है हैदराबाद के शादी महल में, मुसलमानों का रात में। बिल्कुल उल्टा। इस कौम को किसने ये किया, ऐसा किया? देखिए अब इसकी सजा भुगतना ही पड़ेगा ना।
सही। वही होता है। तो सर एक क्वेश्चन और है, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सारे सवालात हैं नेचुरोपैथी से रिलेटेड। बीपी से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों बढ़ता है, इसके बारे में आप ओके, वो इसका जवाब देंगे। इससे पहले हम जानना चाहिए हमारे बॉडी में सिर्फ एक बीमारी है। अच्छा। वो कहाँ से लेना पड़ेगा? खुदा एक है, आप भी एक है, आपके रूह भी एक है, आपकी बीमारी भी एक है, इसकी इलाज भी एक है, शिफा भी एक है, सब एक पर है। इस वननेस, वहदानियत, वहदानियत हर जर्रा जर्रे में है। तो देखिए, बीमारी जो भी हो, आप प्रेशर के बारे में पूछा, मैं आ रहा हूँ। बीमारी जो भी हो, सिर्फ करना सिर्फ इतना है, ये खाली रखो पेट। अच्छा। तो आपको जरूर मिल जाएगा विद इन 72 आवर्स, जो भी बीमारी हो। प्रेशर बढ़ता क्यों? पेट आगे आता है तो रेगों में प्रेशर बढ़ता है, एक रीजन। फुल बेली खाने वालों को प्रेशर बढ़ता है। नंबर 2, ऑयली फूड, ऑयल और घी ज्यादा अंदर डालो तो भी प्रेशर बढ़ता। इसको चिकनाई कुछ ज्यादा है, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है बॉडी को। नंबर 3, बासी खाना, यानी पकाया हुआ खाना 2 घंटे में पेट में पहुंचना है। अच्छा, 2 घंटे पकने के बाद 2 घंटे के बाद में अगर खा रहे हैं, खा रहे तो बीपी बढ़ता, बीपी बढ़ेगा। कभी नहीं खाना, क्योंकि वो उसका गर्मी जो निकल जाता। नंबर 3, रात में पेट पर खा के सोना। ओके। इन 3 वजूहत है बीपी बढ़ता है। ओके। वही है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी वही। तो खाना हमेशा ऐसा करना है, इन तीनों से दूर रहना है। ओके। तो आपने बीपी बढ़ने के बारे में बता दिया, उसका रीज़न बता दिया। उससे बचने के लिए ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हम लोग जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर उससे बचना है तो क्या करना है। ये इतनी तीन चीज़ें। हाँ। अच्छा सर, हमने देखा है कि जो भी हमारे जानने वाले हैं, कई तो बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं जो आपके पास से ट्रीटमेंट कराते हैं, और उनकी जो डिजीज़ थी वो बहुत मतलब डिफिकल्ट वाली थी, मुश्किल में वो लोग थे। आप बगैर दवाओं के कैसे इलाज करते हैं, किस तरह करते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, ये वही है, जो पेशेंट हमारे पास आएंगे सबों को एक ही ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा। फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, दोपहर में चावल खिलाएंगे। तो नॉर्मल वो पका के खाते आते हैं ना, एक मेहमान नवाजी का भी ये होना है ना, तो चावल खिलाएंगे। मॉर्निंग एंड इवनिंग फ्रूट्स और सैलड्स और जूसेस देंगे, और फिर उनके कानों में बता देंगे कल से आपको पका हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा। कल से 3 औकात फ्रूट्स में रहेंगे। वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतने सालों से डॉक्टरों के पीछे पड़ के उनको आराम नहीं मिल पाया है। यहाँ 100% आराम मिलने वाला है अल्लाह के फजल से। आप कुछ सब्र से रहिए यहाँ पे। तो वो तैयार हो जाएंगे, और वो देखते हैं उनके पड़ोसी कमरे में जो रहते हैं वो भी ऐसे रहते हैं, तो इनको भी तो कुछ दिक्कत नहीं है। बस ट्रीटमेंट है। हाँ। एट द सेकंड डे ऑनवर्ड्स ओनली फ्रूट्स और जूसेस और वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स, और 4th डे और 5th डे ऑनवर्ड्स लाइट जूसेस, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस, गन्ने का जूस और कोकोनट वाटर ऐसे पिलाते हैं। तो इनकी भूख निकल जाती है, भूख नहीं होती। इनके सामने बिरयानी रखो तो वो इनके खाने को चाहे नहीं होती। फिर सिर्फ पानी, हर 3 घंटे में ओरिजिनल पानी पिलाते रहेंगे। भूख नहीं आती। तो उस वक्त क्या होता है, उनको सारे बीमारियों से आराम, उनके सारी दवाइयां हम निकाल देंगे। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, जोड़ों का दर्द में कमी, वो मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स। तो आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन है ही नहीं? ना, हम मेडिसिन के मुखालिफ हैं। अगेंस्ट मेडिसिन। ओके। तो नेचुरोपैथी के हिसाब से आप हमको बताएंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेंस जो हैं, उनके लिए मतलब उनको किस तरह का उनका डेली रूटीन होना चाहिए? क्योंकि हम तो देखते हैं कि उनके जो भी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो दवाओं पे ही डिपेंड रहती हैं। तो 2nd मंथ से 3rd मंथ से दवाएं स्टार्ट हो जाती हैं। आप नेचुरोपैथी में उसका कोई हल है? ब्रेन वॉशिंग का वर्ड आप सुनते हो? जी, देखिए की जाती है आजकल। प्रेगनेंसी क्या है, बीमारी है या तंदुरुस्ती? तंदुरुस्ती। जो डॉक्टर लोग जिनके लिए, तंदुरुस्तों के लिए या बीमारों के लिए? बीमारों के लिए। तो प्रेग्नेंट लेडी क्यों डॉक्टर से मिलने की जरूरत क्या है? वो तंदुरुस्त है, प्रेग्नेंट भी है, तो खुशखबरी है।
थैंक गॉड आराम से अपने काम काजू करते रहने दो, घर में रहने दो। लेबर पेन, बच्चा बाहर आने का लेबर पेन जब आएगा उस वक्त बाजू के एक हॉस्पिटल में ले जाइए, नहीं तो घर में डिलीवरी करिए। हाँ, अब तो ये घर में डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है। बहुत है। मेरी ये बहू जो है लास्ट ईयर मेरे घर में डिलीवरी हुई। नो इश्यू, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। नो व्हाई डॉक्टर्स। हाँ, तो जैसे गुड न्यूज हम सुनते हैं, हस्बैंड को पता चलता है तो वो एक बार कंग्रेचुलेशन बोल करके फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। खुशखबरी की वजह से हॉस्पिटल, वही होता है। गुड पॉइंट। तो प्रेगनेंसी में कुछ डॉक्टरों की जरूरत नहीं, चंद अवकात कुछ अनबेयरेबल पेन और ऐसा सिचुएशन में जाने दो, अलग बात। मगर ये स्कैनिंग करना, एक्सरे करना, इंजेक्शन देना, विटामिन टैबलेट, ये सब अंदर के बच्चों को बीमार बनाएगा। ओके, बीमारी के साथ बाहर आए तो और भी प्रॉब्लम, तो कभी नहीं देना है। मगर सिचुएशन कुछ अलग है। अगर एक लेडी प्रेगनेंसी से लेकर डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाके नहीं मिले तो लेबर पेन पर उधर ले जाए तो वो लोग नहीं लेंगे, हम इधर क्यों नहीं आया पहले, ऐसे पूछते रहेंगे। मगर ये भी हमारी जानकारी की कमी है, हमें मालूमात नहीं इसके बारे में। ये हॉस्पिटल में एक कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, वो किस वास्ते? इमरजेंसी में लेने के वास्ते। तो एक फ्लैट से नीचे गिर गया, ले गया हॉस्पिटल में, तो वो लोग पूछेंगे इससे पहले इधर दिखाया था क्या? कभी नहीं पूछेंगे। इमरजेंसी के तो लेबर पेन आ गया, सीधा ले जाओ। अगर वो पूछे तो ये क्यों पूछते हैं, कौन बता सकते हैं? हम दूसरे अगर कहना तो बोलिए, हम दूसरे हॉस्पिटल जाते रहते थे, तो इमीडिएटली यहाँ से पेन आ गया, वो ले लो। उनको इनकार करना नहीं है, वो तो दैट इज द राइट ऑफ द पेशेंट। मगर आजकल सब बिजनेस हो गया ना। करेक्ट। अच्छा सर, एक सवाल है, आमतौर पे डॉक्टर हजरात चीनी खाने से मना करते हैं, शुगर, शक्कर हम लोग बोलते हैं, चीनी भी बहुत सी जगहों पे बोला जाता है। उसकी क्या वजह है? शक्कर को आपने एक जगह शक्कर के लिए स्वीट पॉइजन का वर्ड यूज किया है, मैं आपके लेक्चर हम कहते हैं स्वीट पॉइजन। या हमें सारे जानदार, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, यू नो, एज पर आवर होली बुक्स, मेड फ्रॉम दी सॉइल, इंसान मिट्टी से बनाए गए। तो मिट्टी से बनाए गए सारे जानदारों को मिट्टी से ही ग़िज़ाएं पैदा करके दिया है अल्लाह ताला ने। तो आप गन्ना खाइए, सॉइल प्रोड्यूस्ड है। तो शुगर तो गन्ने से ही बनता है। गन्ना खाइए, गन्ने का जूस पीजिए, मगर शुगर गन्ने से बनता है वो एक बेसिक सबब ओनली। उसमें कई तरह के अराउंड 9 केमिकल्स डाला जाता है। विदाउट गन्ना भी शुगर बना सकते। हमारे कोका कोला में, चॉकलेट में, आइसक्रीम में चीनी नहीं डाला जाता, केमिकल से उसका सैकरीन नाम है। अच्छा, तो चीनी में भी ये डाला जाता है केमिकल, 9 टाइप्स ऑफ केमिकल्स डाला जाता है। वो लिवर को और हमारे किडनी को डैमेज करता रहेगा। ऑल स्ट्रीम ऑफ सिस्टम्स आर अगेंस्ट दिस चीनी। अगर यूज करना है तो आपको जूस में मिठास चाहिए, तो सॉफ्ट खजूर उसमें डाल के जूस बनाइए। ऑरेंज का जूस में थोड़ा खजूर, सॉफ्ट जूस। ओके सर, एक सेकेंड। सो इट मीन्स हमको शुगर नहीं यूज करना है, उसका अल्टरनेट के तौर पे खजूर यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है सर? खजूर और हनी भी डाल सकते हैं। हनी, ओके। गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ ओरिजिनल आजकल का जो मिलता है कुछ अच्छा नहीं रहेगा। कुछ ये खाद केमिकल ये डाले बगैर बनाने वाले होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक गुड़, कुछ कॉस्टली है जो भी हो। मगर फिर भी ओकेजनली थोड़ा चीनी यूज करने में कुछ दिक्कत कुछ नहीं होता। तो आप शुगर नहीं यूज करते हैं सर? ना, वेरी रेयरली। चाय भी नहीं यूज करते। तो लखनवी लोग जब ये पॉडकास्ट सुनेंगे, पता नहीं आपके बारे में उनका रिव्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत चाय के शौकीन है। बहुत तो सही है। सिगरेट के, तंबाकू के, पान खाने के, गुटखा के सब बंदे बन गए लोग, खुदा के बंदे नहीं आजकल। सही। अच्छा, तो आपने तो एक स्पीच में हमने सुना है कि चाय को गांजे के बराबर आपने एक स्पीच में सुन रहा था। वो क्यों बताते हैं हम जी। कई तरह के नशा वाले पौधे हैं दुनिया में। तंबाकू वन अमंग दम, और ये छालिया, गांजा, कॉफी सीड्स एंड दिस पत्ता, चाय का पत्ता, शराब, कुछ। तो चाय का पत्ता है ये नशे के पौधे में से? नशे के पौधा है। अच्छा, वो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। आपको नींद आती है, डिकॉक्शन विदाउट मिल्क आधा ग्लास पिए तो क्या होता? नींद चली जाती है। मगर इसके बदले आप अगर शराब पिए तो क्या होता? पूरे घर वालों की नींद जाती है। एग्जैक्टली।
सही है ना। जी ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बताया है, दोनों में नशा है मगर चाय और कॉफी में बहुत कम है। अच्छा, ये कहाँ से आया सुनिए। कॉफी में भी नशा कॉफी में भी है, कफीन है उसमें, इसमें हम्म। 3 एंड टैनिन नामी 2 है और कई तरह के केमिकल्स कलर के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए डाला जाता है चाय और कॉफी में। तो एक अट्रैक्शन होता है उससे, जैसा कि सिगरेट पीने वालों को फिर भी पीने का, शराबियों को फिर भी पीने का एडिक्शन हो जाता है, पान खाने का, ये सब। व्हाट प्रॉफिट से कुल्लु मुस्किरीन हराम, शक्कर देने वाली सारी चीजें हराम में शुमार किया जाए। तो गांजा इसीलिए हराम किया जाता है, ये भी उनमें इस फैमिली वाला है। ये कैसे आ गया सुनिए। यूरोपियन हमेशा विंटर में ना ठंडक, तो वो लोग हमेशा ये लिकर थोड़ा पिएंगे। आज भी इधर पैदा करते हैं, बनाते, मगर हम कहेंगे फॉरेन लिकर, फॉरेनों के लिए वो सिगरेट भी पिएंगे और चाय कॉफी भी विदाउट मिल्क वो पीते रहेंगे, क्योंकि उनको इसका एहसास नहीं होता ठंडक का। तो वो लोग जिधर जिधर दुनिया में गए, दुनिया के दीगर मुल्कों में, वहाँ यूरोपियन क्लाइमेट जहाँ जहाँ मिलेगा उधर वो लोग ये पैदा कल्टीवेशन, तो हमने वो देखे हम भी पीने लगे। बात ये वो उनको उसके क्लाइमेट से बचने के वास्ते शुरू किया। पुराने जमाने में फ्लाइट में सफर करने वाले सब यूरोपियंस, तो टिकट में क्या होता, शराब के लिए, चाय के लिए पैसा लेते, अभी लेते हैं। चाय भी है वो, शराब भी फ्री मिलेंगे, फ्री नहीं है, आपने पैसा दे दिया। जी। उन लोगों के हैबिट है वो। तो हम बेकार पीते रहते। एक सवाल का जवाब जरूर हम देना चाहिए जी। आपसे कोई या महशर में अल्लाह ताला अगर पूछा जाए, पूछे कि आपने खाना क्यों खाया, भूख लगे, ओके रेडी, पानी क्यों पिए, प्यास पर, चाय क्यों, दिल कर रहा था, तलब है कि जवाब नहीं। वो मोस्टली यही जवाब मिलता है कि भाई चाय का दिल कर रहा है, दिल ऐसे नशे वालों पर दिल न करना है। अनवांटेडली न खाना है न पीना है। पीना उस वक्त चाहिए जब प्यास लगे, खाना उस वक्त चाहिए जब भूख आती। तो वो एहतियात से, ईमान वाले हर कदम पर एहतियात इतना चाहिए, सब्र भी चाहिए। गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी डिजीज हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत आम है, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ नोट किए हैं कि जैसे बुखार है, फीवर, नज़ला, कोल्ड, ठीक है, वायरल फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब बहुत कॉमन डिजीज मानी जाती हैं। और आमतौर पे मौसम जब चेंज होता है तब इस टाइप की डिजीज ज़्यादा होती हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में सर्दी, गर्मी, देन बरसात, तो जैसे अभी गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो लोगों को बुखार, फीवर वगैरह बहुत आ रहा है, कोल्ड भी हो रहा है। और ऐसे डिजीज में देखा गया है कि लोग जो है छोटी छोटी अपनी जो है क्लिनिक खोले हुए हैं। नज़ला आया, जा करके टेबलेट ले ली, बुखार थोड़ा सा आ गया, जा करके जो है डिपेंड हो गया। आप तो इतनी बड़ी डिजीज है उससे भी मना करते हैं कि मतलब आप कोई दवा ना लें, मेडिसिन। आप इसके बारे में ये बेहतरीन सवाल है आपका, आजकल वही होता रहता है। देखिए, वो सबसे पहले जानना चाहिए, ये ग्लोब जो है हमारे जमीन जो है ना, गोल के जैसा ना, उसको अल्लाह ताला ने 22 डिग्री ऐसे थोड़ा ऐसे करके रखा है, सीधा नहीं। तो इससे क्या होता है, ओवल शेप में ये घूमता रहता है। तो दुनिया भर में 4 मौसम होता रहेगा। अगर ये सीधा ऐसे रख के घूमता होता तो मौसम चेंज नहीं होता, एक ही मौसम में रहेगा। तो 4 मौसम हर जगह नॉर्मली होता, तो क्या होता है, विंटर आता, और क्या है, बारिश का, धूप का, फ्लावर्स का, ऐसे 4 क्लाइमेट्स। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में जब फर्क पड़ेगा, बॉडी में भी टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। तो while changing the temperature, what happens, body cleansing process starts. अंदर से सफाई का काम शुरू करता है। अच्छा, टेम्परेचर। अब धूप में जा बैठो, फिर एसी कमरे में आ बैठो, फौरन आप धूप में जा बैठिए आधा घंटा, सीधा आके पसीने के साथ एसी कमरे में आ बैठिए आधा घंटा। कल से, आज रात से आपको सर्दी शुरू होती है, टेम्परेचर में फर्क पड़ा आपके बॉडी में। तो while changing the temperature in the body or the atmosphere, there will be a cleansing process starts. तो लूज मोशन, वोमिटिंग, बुखार, सर्दी, जॉन्डिस, कफिंग, नज़ला, ये सब बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल रहा है। ओके। तो अल्लाह की एक ब्लेसिंग है ये, मेहरबानी है ये। डोंट प्रिवेंट बाय मेडिकेशंस दिस कॉमन डिजीज को दवाइयों से कभी बंद करके ना रखो। उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुनिए, उसके लिए जो एंटीबायोटिक से दवाइयां देते हैं
वो बाद में उनके किडनी और लिवर में प्रॉब्लम बनाएगा। अनदर थिंग, ये बाहर जाना था, साइनस के अंदर के बलगम बाहर नाक से जाना चाहिए था, उसको बंद करके रखा तो हमेशा इनको माइग्रेन आएगा बाद में। और इधर से भी कफिंग से बाहर जाना चाहिए था, उसको बंद करके तो आस्थमा बाद में आ जाएगा। ऐसे अंदेशा होता है। तो कभी प्रिवेंट मत करो। कहाँ कब तरह के रहेगा? एक फीवर मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज। और नजला ये सर्दी है तो मैक्सिमम 15 डेज। मगर ऑटोमेटिकली बस रूटीन सही कर लेना है खाने वाला। उन दिनों भूख बहुत कम होती, कड़वा टेस्ट आता, खाने को दिल नहीं चाहता, इरिटेट होता। व्हाट बॉडी सेज डोंट ईट नाउ। अब न खाइए, आपको सिट्रस फ्रूट्स पसंद रहेगा उस वक्त। ये ऑरेंज, मौसम्बी, पाइनएप्पल। सबील الدموع سبيل مريح